क्लियर है ना? Hi, Kiran. Can you hear me? यस यस मैम। Hi, how are you? गुड मैम, हाउ आर यू? Good too. कैसा चल रहा है अभी? क्या चल रहा है प्रैक्टिस वगैरह? अभी मैं 8 बजे आई प्रैक्टिस से, तो अभी अच्छा। अभी तो फ्री हूँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिकेट कैसे चुना आपने, और उसके पहले की भी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एथलेटिक्स बैकग्राउंड से, तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जी। मतलब बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है स्पोर्ट्स। तो स्टार्टिंग में मेरे भाई ने स्टार्ट किया था, मेरा एक बड़ा भाई उसने स्टार्ट किया था। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, पापा ने भी सपोर्ट किया। तो वहाँ पे ज्यादा कोई स्पोर्ट्स नहीं था, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ मेरे गांव से, तो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, ये सब स्पोर्ट्स वहाँ पे ज्यादा पॉपुलर थे। तो मैंने एथलेटिक्स चुना, क्योंकि भागना, जैवलिन थ्रो, ये सब मेरे जो सीनियर्स कर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था। पापा ने भी वही बोला कि वही स्टार्ट कर सकती है तुम। तो मैंने एथलेटिक्स से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंची हूँ। तो बीच बीच में थोड़ा सा क्रिकेट भी पसंद था, क्योंकि 11 का वर्ल्ड कप देखा था। धोनी सर ने जो इनिंग्स खेले थे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो, वीरेंद्र सहवाग सर खेलते हैं, क्रिस गेल सर खेलते हैं। तो वो मतलब मुझे इंस्पायर करते थे कि हमें भी ऐसा खेलना चाहिए। तो यही सब देख देख के मैं बड़ी हो रही थी, और इंटरेस्ट आ रहा था, और मैंने क्रिकेट में भी मतलब खेल रही हूँ अभी। तो जब आपने क्रिकेट ज्वाइन किया, जैसा कि आपने क्रिस गेल का नाम लिया, विराट कोहली सर का नाम लिया, सॉरी वीरेंद्र सहवाग सर का नाम लिया, लेकिन उसके पहले जेवलिन थ्रो में भी आपने काफी मेडल्स अर्जित किए, काफी मेडल्स अपनी स्टेट के लिए लाए हैं। तो उस स्टोरी और अचानक से कैसे शिफ्ट हुआ क्रिकेट में, उसके बारे में आप बताना चाहें। मैंने जैसे अभी बोला कि मैं गांव से हूँ, तो वहाँ पे क्रिकेट मतलब है ही नहीं है क्रिकेट वहाँ पे। तो एथलेटिक्स मेरे स्कूल में अच्छा चलता था, तो पापा को भी वो पसंद था। तो मैंने उसमें स्टार्ट किया, और जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, तो एथलेटिक्स में नाम हो रहा था। तो जब मैं 10th में थी, तो मुझे नेशनल मेडल मिला था। तो पापा बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि पापा का सपना था कि मैं नेशनल गोल्ड मेडल जीतूं। तो वो मुझे मिल गया था उस वक्त में। 2011 में मेडल मिला, 12 में मिला। और वो मिलने के बाद मैंने सीनियर कॉलेज में एडमिशन लिया, बारामती में, शारदा नगर में। तो वहां पे क्रिकेट की टीम मिल गई मुझे, जो यूनिवर्सिटी खेलते थे, जोन्स खेलते थे, इंटर कॉलेज खेलते थे। तो वहां पे जाके मैंने सर को भी बोला कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, और मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, सिक्स मारना पसंद है। तो वहां के सर ने भी बोला कि यहाँ तक आई है तो तेरी एथलेटिक्स की वजह से आई है, तो बीच में क्रिकेट मत खेल, एथलेटिक्स को ही आगे लेके जा, उसी की प्रैक्टिस कर। तो मैं मेरा फिक्स था कि क्रिकेट तो पसंद है, सिक्स मारना पसंद है, तो कभी ना कभी क्रिकेट खेलना था। तो धीरे 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 मैंने सर को बोला मैं एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन मुझे क्रिकेट का भी थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। तो सर ने मुझे परमिशन दे दी। फिर एथलेटिक्स में मैंने ऑल इंडिया मेडल जीता था उस टाइम पे। तो सर बहुत खुश थे। सर बोले अभी तू इंटरनेशनल की तैयारी कर, क्योंकि ऑल इंडिया मेडल मिला है। तो क्रिकेट में अभी गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014-15 की बात है ये। लेकिन सिक्स मारना पसंद था, तो मुझे वो खेलना ही था। तो कैसे तो सर को कन्विंस किया, और मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलना। और बारामती का मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो मैं नगर गई थी बीएड करने के लिए। तो वहाँ की टीम पुणे खेलने आई थी, इनविटेशन जो पीडीसीए का होता है, और आजम ट्रॉफी की होती है। तो वहाँ आने के बाद मैं अच्छी खेल रही थी। तो वहाँ के स्पोर्ट डायरेक्टर है गुलजार शेख सर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप पुणे में आ जाओ, आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, सभी फैसिलिटीज फ्री में कर देंगे। तो एक प्लेयर के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो मैंने हाँ बोल दिया, और वो छोड़ दिया अहमदनगर, और मैं पुणे में शिफ्ट हो गया, और मेरा वहीं से क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो आपको वो एक सेंटेंस की सिक्स मारना पसंद है एथलेटिक्स को पूरा छोड़कर क्रिकेट में ले आया, और आपको लोग मिलते गए और ये आगे कारवा चलता गया। तो बात करते हैं, जैसे आपने क्रिकेट चुना, उसके बाद महाराष्ट्र से आपने खेलना स्टार्ट किया, उस जर्नी के बारे में, और फिर आप महाराष्ट्र छोड़कर फिर नागालैंड एज ए गेस्ट प्लेयर गए। तो इन सब के बीच में महाराष्ट्र के साथ जब आप रहे, वो क्या जर्नी रही, और फिर आप जब नागालैंड गए, तो वो क्या जर्नी रही।
2017 से मैंने स्टार्ट किया खेलना, तो महाराष्ट्र टीम में उसी साल में सिलेक्ट हो गई थी। क्योंकि जो हमारे मतलब एमसीए को सिलेक्ट करने के पहले जो मैचेस होते थे उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे वहां पे अच्छा चांस मिला। 2 साल में महाराष्ट्र से खेली, वहाँ के जो सीनियर प्लेयर से मेरा जो सेकेंड ईयर था महाराष्ट्र टीम के साथ, हम वानखेड़े लाइव मैच खेले थे, वहाँ पे स्मृति दीदी मिली थी। तो उन्होंने मेरे साथ एक 20 मिनट बात की थी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे मेंटली वर्क करना चाहिए, फिजिकली वर्क कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस किया था उस टाइम पे, तो मैंने वो मुझे हेल्प हुआ। और उसके बाद तो आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया कि मेडिटेशन, मेंटली वर्क कैसे करना है, फिजिकली थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना है, बेसिक वर्क करना आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। जी हाँ, कंटिन्यू करिए। तो महाराष्ट्र की टीम से 2 साल खेली थी, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो भी टीम एक फिट साइड था, एक मतलब स्ट्रांग साइड था। तो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र, आपको पता है कि महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और सभी को चांस देना होता है। तो मुझे चांस 2 साल मिला, लेकिन ज्यादा स्कोर नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ी सी पीछे हो गई थी। तो महाराष्ट्र छोड़ दिया मैंने 2 साल बाद। और लॉकडाउन के बाद नागालैंड से ये आया था कि गेस्ट प्लेयर चाहिए उनको। ये सब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया, तो मैंने बोला कि वैसे भी महाराष्ट्र साइड पैक हो गई है, तो मे भी ज्यादा चांस नहीं मिल सकेंगे। तो मैंने तुरंत ही एनओसी लिया और नागालैंड शिफ्ट हो गई। और मुझे आगे खेलना था, क्योंकि जैसे धोनी सर ने वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए मुझे भी जिता के देना इंडिया के लिए। तो वो मुझे सपना मतलब अभी भी ये नहीं होने देता। तो मेरा फिक्स था कि मुझे इंडिया को खेलना है जल्दी से जल्दी। तो मैं वहां पे नागालैंड गई थी, वनडे खेली, स्टार्टिंग में वनडे खेली तो ज्यादा स्कोर नहीं हो पा रहा, तो मुझे थोड़ा टेंशन आ गया था कि अभी कैसे यहाँ से भी स्कोर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, कैसे होगा। मैं वापिस आई नागालैंड से T20 की तैयारी करने के लिए। तो मैं कोच से बात मैंने कोच से बात की कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हम बहुत 2-3 दिन हम सिर्फ डिस्कशन में बैठे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब। और वैसे प्रैक्टिस भी की और बेसिक वर्क करा। जैसे वनडे खेला था तो वही बॉलर्स आने वाले थे T20s में भी, तो उसके हिसाब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मेंटली वर्क ज्यादा किया कि कैसे स्कोर ज्यादा करना है। तो T20 में मैं जब वापस गई तो पहली मैच में 162 किया, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। तो थोड़े दिनों बाद मुझे एक दिन बाद पता चला कि वो रिकॉर्ड हुआ है। तो एक कॉन्फिडेंस आया था कि मैं वो कर सकती हूँ, जो वनडे से जो मुझे थोड़ा सा मैं कम हो गई थी। तो T20 में मुझे सब निकालना था। तो पहले मैच में इतना ज्यादा स्कोर हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था मेरा। वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना था कि मुझे क्वालिफाई करना था पहले तो नागालैंड को, और नॉकआउट खेलने थे। तो मैंने तय किया था कि ये जो इनिंग है वो कंटिन्यू करनी है आगे तक। तो वही एक प्लान था कि अगर यहाँ पे स्कोर करूंगी, टीम को क्वालिफाई करूंगी, तो मुझे आगे चांस मिलेगा। इसलिए ज्यादा कुछ प्लान नहीं बनाए, नेचुरल गेम को मैंने ये किया, और खेलती गई और स्कोर करता गया। आपने उस इनिंग की बात कर ही ली जिस पे मैं आने वाली थी, जिसने पूरे इंटरनेट सब दूर मतलब एक रिकॉर्ड है जो भी इंडियन प्लेयर की 150 से ज्यादा, सबसे एक अकेले आप इंडियन प्लेयर हो जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 150 से ज्यादा स्कोर किया। लेकिन मुझे ये जानना है कि जब आप वो इनिंग खेलने गए तो आपका क्या माइंडसेट था, आप क्या सोच रहे थे कि किस हिसाब से आज मुझे अप्रोच करना है, कोई चेंज किया गेम में, या फिर क्या लगा आपको उस इनिंग के दौरान, अगर आप हमको उस बारे में थोड़ा बता पाए। अ, वो इनिंग में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। जैसे मैंने वनडेज के बाद मैंने प्रैक्टिस की थी, अ, उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया आगे कि मुझे क्या करना है, कैसे खेलना है, और जो मुझे मेरी स्ट्रेंथ थी सिक्स मारना, उसको मैंने ज्यादा ये दिया। तो जैसे मैंने बॉल के हिसाब से खेलना पसंद किया, जैसे बॉल मेरे जोन में आता है तो उसको बाहर फेंक देना है। और
अगर जोन में नहीं है तो स्ट्राइक रोटेट करना है, तो उसके हिसाब से प्लान करके मैंने वो इनिंग कैरी फॉरवर्ड की। और एक ही दिमाग में था कि जो वनडेज में गलतियां की है कि सिर्फ मारना ही मारना है, वो नहीं करना है। मुझे 20 ओवर पूरा खेलना है, अगर 20 ओवर में पूरा खेलती हूँ तो टीम मेरी क्वालिफाई हो सकती है। तो वही एक प्लान था कि 20 ओवर पूरा खेलना है और टीम को जिता के देना है। बस यही प्लान था मेरा। मतलब बॉल बाय बॉल आपने बॉल की मेरिट के हिसाब से खेला, प्री माइंडेड कुछ नहीं था, जो उस टाइम ग्राउंड पे हो रहा था उस हिसाब से आपने वो इनिंग फॉरवर्ड करी, कैरी फॉरवर्ड, और आज वो एक रिकॉर्ड बन गया है, जो मुझे लगता नहीं कि इतना इजी होगा किसी के लिए भी तोड़ना। एंड होपफुली आप ही उसको तोड़े, 162 जो था, होपफुली 200 अभी हमें देखने मिले, और बिल्कुल आप में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो इस इनिंग के बाद हम बात करते हैं, फिर आपको वुमेन T20 चैलेंजेस में खेलने का मौका मिला और उसमें भी आपके नाम रिकॉर्ड है कि आपकी फास्टेस्ट 50 है। तो क्या, कैसे आपने उस टाइम वो इनिंग को डेवलप किया जब आपने पहली बार वुमेन्स IPL, वुमेन्स चैलेंजर ट्रॉफी खेला? इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स को उस हिसाब से वो 50 जड़ना, तो वो क्या था? मतलब जो स्कोर करके मैं आगे गई थी, तो वहां पे 3 लोग मुझे मिल गए थे जिनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया था। एक तो हमारी कैप्टन थी दीप्ति शर्मा, जिन्होंने मेरे से हाँ, बात की है, अभी भी करते जब मैं इंटरनेशनल खेल रही थी। जी। वहां से उनका आपको रोकना चाहूंगी, उनका मैसेज अभी भी है आपके लिए कि कैसे हो। तो हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, और उनका एक्सपीरियंस वो मेरे से शेयर करते हैं, अभी भी करते हैं, हम बात करते हैं। स्नेह राणा जी है, उन्होंने मेरे से बात की थी, राधा यादव है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था, उन्होंने बोला था कि जैसे तो अभी तक खेलते आई है वैसे ही खेलना है, और वही गेम में भी आगे तुझे आगे लेके जाएगा। तो वो एक टीम का कॉन्फिडेंस था, एक विश्वास था मेरे ऊपर कि किरण तू कर सकती है वो। इसलिए कैप्टन ने और कोच ने भरोसा किया और 1 डाउन में मुझे भेजा वहां पे। और वहां पे मैंने यही सोचा था कि अगर मेरे जैसे आपको बताया मैंने कि मेरे जोन में तो बाहर बैठाना है या तो सिंगल निकालना है। वो तो इंटरनेशनल बॉलर्स थे, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने सिर्फ बॉल को देखा, प्लेयर्स को अभी भी नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ बॉल को देखती हूँ और बाहर फेंकना पसंद करती हूँ। तो वही जो मैंने डोमेस्टिक में किया वही कैरी फॉरवर्ड मैंने वो चैलेंजर्स में किया, और अच्छा स्कोर हुआ और हो गया। तो मैंने वो सोचा नहीं था कि फास्टेस्ट 50 हो जाएगा, क्योंकि 190 चेस करना था, तो हमें उसके हिसाब से खेलने के लिए बोला था। तो मैं वही मेरे दिमाग में था कि कैसे हम 190 प्लस रन करें, तो बस और मारना था। वही आपका जो स्टार्टिंग से मोमेंटम रहा है कि प्लेयर को नहीं देखकर, बॉल को देखकर, अपने आपके अगर जोन में आती है तो आप उसको हिट करना पसंद करते हैं, उसी माइंडसेट से आपने वो रिकॉर्ड भी अचीव किया। तो आगे बढ़ना चाहूंगी किरण, और ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने 162 की ये पारी खेली, फिर फास्टेस्ट 50 बनाया, और फिर फाइनली इंडिया डेब्यू इंग्लैंड सीरीज में हुआ। तो वो जर्नी जब पहली बार कैप मिली, क्या फीलिंग थी? जब पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया, क्या फीलिंग थी? अगर उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें। मैम एक्चुअली वो जो फीलिंग है, मतलब ऐसे वर्ड्स में तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक इंडियन कैप्टन के हाथ से कैप मिलना, वहाँ उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ खेलना, उनकी बातें सुनना, वो जो मतलब वो अलग ही फीलिंग है। मतलब ऐसे वर्ड्स में मैं बोल सकती हूँ कि नहीं शेयर कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वहां पे खेलने के बाद ही वो एक्सपीरियंस आता है। ऐसे वर्ड्स में मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसको शेयर करने का। हरमन दी ने मुझे कैप दी थी और एक कॉन्फिडेंस मिला था कि वो जो ऐसे मारते हैं वैसे ही मारना है, वो जो बिंदास खेलते हैं। उन्हीं का एक था, जैसे मैं धोनी सर को फॉलो करते आई हूँ, वो भी बिंदास खेलते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, वैसे हरमन दीदी अपने स्ट्रेंथ पे खेलती है, तो मैं भी वही गेम पसंद करती हूँ। तो हम तीनों एक मतलब ऐसी है कि अपना अपना खेलो, सिर्फ मारो मारो, अच्छा है, और बस। तो जैसे कि आपने बात करी, वो ऑब्वियसली वो फीलिंग अनएक्सप्रेसिबल है, आप बस महसूस कर सकते हो जब आपको कैप मिलती है। लेकिन इसके पीछे, क्योंकि जब आप इंडिया खेल जाते तो लोग आपको जानते हैं, और आपकी जो 2-3 इनिंग्स पहले बहुत अच्छी गई हुई होती है, उस पर बहुत ज्यादा फिर लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स भी होते हैं। आपकी फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ वुमेन्स क्रिकेटर, अभी तो बहुत चेंज हो गया है माहौल, लेकिन पहले हमें बहुत दिक्कतें थी। आज से अगर हम 4-5 साल पहले देखें तो शायद इतना पॉपुलर भी नहीं
नहीं था। तो अगर आप कुछ उन पहलू पे बात करना चाहेगी, क्या डिफिकल्टीज फेस करी और फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है? बचपन में स्पोर्ट्स में थी तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज्यादा था। क्रिकेट थोड़ा सा महंगा गेम है तो फैमिली ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोला था कि क्रिकेट में जब मैं खेल रही थी तब। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी तो फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर आगे बढ़ना है तो एक तो अपने कोच अच्छा होना चाहिए और एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी से मिली। कोच भी एक अच्छा मिला, पॉजिटिव कोच मिला जो मुझे हमेशा बैक करता है, अभी भी बैक करता है। और फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती है क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलती हूँ। गर्ल्स क्रिकेट के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाहर के लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका उतना नॉलेज नहीं है। अगर गर्ल्स को आगे बढ़ना है तो फैमिली बहुत मैटर करती है और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसलिए मैं आगे आगे खेलती हूँ। मुझे एक ही बस बात बतानी है सबको कि अगर गर्ल्स क्रिकेट को बढ़ाना है तो गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट करो। गर्ल्स को भी जैसे बॉयज को सपोर्ट मिलता है उतना ही गर्ल्स को भी सपोर्ट करो। अब इसी नोट पे अगर मैं बात करूं तो कल के मैच को देखकर आप बहुत खुश होंगे जो कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ। सपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी क्या फीलिंग रही? कल एक ऐतिहासिक मैच हमें देखने मिला। नहीं, एक्चुअली कल का जो मैच था वो मतलब ये आज तक का बेस्ट मैच था। सुपर ओवर तक मैच जाता है, 187 चेस करते हैं इंडियन टीम। तो वो एक मतलब एक अलग ही माहौल था कल का मैच का। इतने सारे लोग, 48,000 लोग कल स्टेडियम में थे और उसने इंडिया जीता है तो वो और यार और क्या चाहिए फैंस को कि यार हम आए हैं इतने होप्स लेके और टीम जीत के तो और ज्यादा सपोर्ट करेंगे लोग। अभी भी आईपीएल भी आ रहा है तो वो एक अलग ही माहौल बन रहा है वुमेन्स क्रिकेट का। और मतलब सब अच्छा लग रहा है कि वुमेन्स को भी उतना ही फॉलो कर रहे हैं सब। बिल्कुल। हम भी चाहेंगे कि आगे ही ऐसा मोमेंटम बनता रहे और डेफिनेटली वी आर हियर टू सपोर्ट एवरी क्रिकेटर आउट देयर। बात करते हैं आपका इंग्लैंड सीरीज के बाद एशिया कप के बारे में। एशिया कप आपको इनिंग्स मिली, कुछ खेला, कुछ अच्छी पारियां आई, कुछ अच्छी पारियां नहीं आई, लेकिन अल्टीमेटली हम एशिया कप जीत गए। तो उस दौरान कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि जब थोड़ा टाइम बुरा चल रहा था, जब अच्छी इनिंग नहीं आ रही थी, तो क्या बैकिंग थी टीम मैनेजमेंट की, टीम सपोर्ट की, और आप एशिया कप एज अ बिग टूर्नामेंट इंडिया के लिए आपने खेला और फाइनली वो जीते, तो आप एज अ इंडिविजुअल क्या फील कर रहे थे? थोड़ा सा इंग्लैंड में थोड़ा सा मेरा स्कोर नहीं हुआ था और मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं एशिया कप के लिए जाऊंगी। लेकिन टीम ने और स्टाफ ने मुझे लेके गए, थोड़ा विश्वास किया। तो एक अच्छा था कि मैं वहां पे गई थी। तो जब मैं इन टीम खेल रही थी और मैं बैटिंग के लिए जाने के लिए पहले मैं पैड अप करके बैठी थी तो जैसे मैं आपको बोला, दीप्ति जी, हरमनदीप, स्मृति जी, सभी टीम मेरे पास आए थे और मुझे बताया था कि तू तेरा नेचुरल खेलना, बाकी का हम देख लेंगे सब कुछ। तो एक वो सपोर्ट जो है टीम का वो मे भी प्लेयर को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है और मुझे भी वही दिया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल है, अभी अभी डेब्यू हुआ है तो थोड़ा सा वो रहता है डर कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन टीम की वजह से मेरी कुछ इनिंग्स अच्छी भी गए, कुछ थोड़ा सा डाउन भी हो गए। लेकिन टीम ने मुझे बहुत बैक किया है उस टाइम पे कि नहीं, खेलना है आगे, अच्छा कर रही है तो अच्छा और करना है। उनका एक्सपीरियंस जैसे मैं बैटिंग के लिए जाने से पहले हरमन आई थी, मेरे से बात की थी, उन्होंने बताया था कि अपना अपना नेचुरल खेलना, ये सब चीजें वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि एक कैप्टन आता है, प्लेयर के साथ बात करता है, बोलता है तो प्लेयर को अलग ही कॉन्फिडेंस लेके जाता है। लेकिन वही कॉन्फिडेंस अभी मुझे यहाँ पे, अभी मैं जब प्रैक्टिस कर रही हूँ डोमेस्टिक खेल रही हूँ तो अलग ही लगता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कैप्टन और कोच की बैकिंग हो तो फिर आपको भी अपने अंदर बिलीफ रहता है कि आप कर सकते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। किरण, जैसे बात करते हैं, हमेशा हम हाईज की बात करते हैं, बट कोई भी एथलीट हो अक्रॉस द स्पोर्ट, सबके लाइफ में लोज आते ही है, चाहे वो एथलीट हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। तो थोड़ा सा आपको कोई सेटबैक आप कैसा हैंडल करते हैं? और ऑब्वियसली क्या आप डिसअपॉइंटेड तो होंगे, थोड़ा सा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं मिला। तो कोई भी सेटबैक अगर आपकी लाइफ में आता है या इस तरीके का कुछ फेज होता है तो आप कैसे कॉप अप करते हो? मेंटल वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम पर? मैम, अभी ये जो है आपने बोला कि यहाँ पे मैं नहीं गई हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वहां पे नहीं हूँ। जब मैं देखती हूँ टीवी पे मैच देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खुद वहां पे खेल रही हूँ क्योंकि
अभी 2 सीरीज खेली हूँ, एक एशिया कप भी जीती हूँ। तो वो एक मतलब मेंटली वर्क और ये जो बोलते हैं फिजिकली वर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। तो मैं भी आगे जाके मुझे भी चांस मिल सकता है, क्योंकि ये जो है सीरीज हो, मतलब अभी समझ लो आप। तो मुझे यही लगता है कि मैं खुद वहां पे खेल रही हूँ, और मैं हमेशा खुद को बैक करती हूँ और मेंटली वर्क ज्यादा करती हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन से हमेशा जाना पड़ेगा ही मुझे। हर एक प्लेयर को जाना पड़ता है, तो वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं वही वर्क करना चालू की है। फिजिकली वर्क, फिटनेस, जो मेरे में कमियां थी, जो मेरे वहाँ पे फील्डिंग कोच ने बताए थे, फिटनेस कोच ने बताए, तो वहाँ पे ज्यादा मैं अभी फोकस कर रही हूँ वो चीजों पे, कि अगर आगे चांस मिलता है, आगे की सीरीज में खेलूंगी, तो ये सब मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा कि मैं फील्डिंग में थोड़ी सी डाउन हूँ, या तो फिटनेस में, या तो ये सब चीजें। तो ये अच्छी चीजें मेरे लिए कि मुझे टाइम मिला, कि मुझे अच्छा वर्क मिलने के लिए टाइम, मतलब अच्छी चीजें करने के लिए टाइम मिलता है। बिल्कुल, आपका कहना है कि आपकी जो भी मतलब आपको लगता है आप थोड़ा-सा लैग कर रहे हो, उस पे वर्क करना पसंद करते हैं और आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं कि मैं इस टीम का पार्ट ही हूँ, चाहे आप अभी बाहर हो या अंदर हो, ये तो चलता ही रहेगा, कॉम्पिटिशन इतना है। लेकिन आपका माइंडसेट इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट। तो अच्छा लगा ये बात जानकर। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने हरमन की बात करी, आपने एमएस धोनी के बारे में बोला, आप उनको बहुत आइडलाइज़ भी करती है। तो आपके इंस्पिरेशन कौन रहे अभी तक और किसको आप मानती है कि इनके जैसा आप बनना चाहोगे? अभी तो सबको पता है मैं किसको ज्यादा फॉलो करती हूँ, फिर भी बताती हूँ, क्योंकि 2011 से मैं धोनी सर को फॉलो कर रही हूँ। और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। वो जैसे मैच जिता के देते, वन साइडेड जिता देते, कि शांत स्वभाव से जिता के देते, सेम मुझे भी उसी तरह से शांत रह के मैच जिता के देने, सभी मैचेस जिता के देने। जैसे कि धोनी सर ने वर्ल्ड कप जिताए, T20 चैंपियनशिप जिताई है, टेस्ट सीरीज जिताई है, वो टेस्ट में भी इतने शांत खेलते, T20 में उसी उसी प्लान के साथ खेलते, वनडेज में भी वैसे खेलते। तो वही मुझे भी बनना है, कि जैसे धोनी सर ने आज तक किया है परफॉर्म टीम के लिए, वैसे मुझे भी करना है। तो अगर आपको चांस मिले और आप ऑब्वियसली आप मिलेंगे एमएस धोनी सर से, तो आप उस टाइम उनको क्या एक लाइन या एक सेंटेंस क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात करूंगी उनके, कि आप इतना शांत करने के लिए मेंटली वर्क क्या क्या करते हैं, जो कि मेरे लिए फायदा हो, जो कि मैं आपकी तरह बन के टीम इंडिया के लिए खेलूं और जिता के। बस ये एक सेंटेंस जानने के लिए, एक सवाल है मेरा उनके लिए, जो आपने अभी मैंने आपको बताया, वही उसी का आंसर लेने के लिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम विश करते हैं कि आप उनसे मिलें। एक क्वेश्चन कि अगर आप आपको आज तक सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में या आपके गेम में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और किसने आपको वो एडवाइस दी? मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, कि उनको ज्यादा क्रिकेट, ज्यादा मतलब कुछ भी क्रिकेट पसंद पता नहीं है। वो बोलते हैं अगर तूने ऊपर से शॉट खेला, तो डायरेक्टली स्टेडियम में जाना चाहिए, या तो तू ग्राउंड शॉट। ये एक एडवाइस मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था, जब मैं महाराष्ट्र के लिए खेलती थी, कैच आउट होती थी। मतलब डोमेस्टिक जब जब खेलती थी, मैं कैच आउट होती थी। नागालैंड को जाने के पहले उनसे बात की थी, वनडे खेलने के बाद मैंने पापा से बात की थी, उन्होंने वही बोला था। तो वही एक इंस्पिरेशन, कि इनको क्रिकेट का कुछ पता भी नहीं है, फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं मुझे, कि अगर मारा है ऊपर से तो स्टेडियम में जाके गिरना चाहिए, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए बॉल। वो एक वर्ड के लिए मैं, वो मेरा गेम इम्प्रूव कर दी, कि मेरे बैट को आता है बॉल और मैंने मारा, तो वो जाके स्टेडियम में गिरना चाहिए, बीच में कहीं भी नहीं। तो वही एक है। मतलब उठा के मारना है तो ऐसा मारो कि वो दर्शक ही कैच करे, फील्डर तो हाँ कभी ना करते जी। हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने आप आगे बात करी वुमेन्स आईपीएल की, तो हम बहुत एक्साइटेड है, फाइनली ऑफिशियल हो गया है, वुमेन्स आईपीएल आने वाला है। आपको क्या लगता है कि कितने एक्साइटेड हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इस बात से, क्योंकि एज अ वुमेन क्रिकेटर बहुत बड़ा एक स्टेप है टुवर्ड्स द जर्नी अहेड। हमने देखा कि मेंस आईपीएल आने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है क्रिकेट। तो आप इससे कितने एक्साइटेड है और क्या आपको अभी फील कर रहा है ये क्या इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट लाएगा वुमेन्स क्रिकेट में इन इंडिया? मतलब जैसे कि गर्ल्स को डोमेस्टिक सीजन में वनडे और T20 ही मिलते हैं, तो एक आईपीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिन कॉमर्स प्लेयर्स आ रहे हैं, जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने को मिलेगा। सभी को एक मतलब
एक अलग ही स्टेज मिलेगा वो वहाँ पे परफॉर्म परफॉर्म करके, और ज्यादा चांसेस मिलेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक के इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिलते, इतने ज्यादा मैचेस नहीं होते। तो एक आईपीएल में 22 मैचेस, मतलब फर्स्ट टाइम इतने मैचेस मिलेंगे गर्ल्स को, तो एक उनको एक परफॉर्म करने का और खुद को प्रूव करने का एक अलग ही चांस मिलेगा उनको। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबकी के लिए, और मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे बॉयज खेलते हैं उन्हीं की तरह गर्ल्स को भी अभी प्रमोट किया जा रहा है। तो वो एक एक्साइटमेंट अलग ही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ये बात को लेकर। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा है वुमेन्स क्रिकेट में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम हर टूर्नामेंट को बहुत डोमिनेट करती है, तो आपको लगता है कि वुमेन्स आईपीएल आने की वजह से आप उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, उनके माइंडसेट को भी जान जान पाएंगे कि वो किस तरीके से उस तरीके का क्रिकेट खेलती है कि हर एक टीम को डोमिनेट करती है और हर एक बड़े टूर्नामेंट में डोमिनेट करती है। जी, ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बिग बैश लीग होती है, वहाँ के सारे प्लेयर्स खेलते हैं पूरे, मतलब दुनिया से वहाँ पे प्लेयर्स जाते हैं खेलने के, तो उनको हर एक प्लेयर को देखने के लिए मिलता है। तो वही मैं भी वही प्लेयर्स को देख के प्लान करते होंगे, और एक अच्छा टीम बॉन्डिंग बना के वो परफॉर्म करते होंगे। तो अभी हम आईपीएल ले रहे हो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि उनके प्लेयर यहाँ पे आएंगे, तो हमारे जो बाकी प्लेयर्स है हम सब है, हमें भी पता चले कि वो कैसे खेलते हैं, क्या माइंड सेट होता है उनका। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें हमसे भी शेयर करेंगे, कि एज अ टीम मेंबर भी रहेंगे वो हमारे। तो मतलब हमें भी जानने के लिए मिलेगा कि वो ऐसा क्या करते हैं कि इतना वो टफ रहते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं वो सब, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेंटली क्या वर्क करते हैं, कितना फिटनेस करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस एक अलग रहेगा। तो बिल्कुल, हर तरीके से ये वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ावा देगा और स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स को जिनको इतना मौका नहीं मिलता अपने टैलेंट को शोकेस करने का, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डोमेस्टिक लेवल पे कितना टैलेंट है हमारे इंडिया में, इवन वुमेन्स क्रिकेट पे भी। तो होपफुली हम भी यही आशा करते हैं कि इसी उम्मीद के साथ वुमेन्स आईपीएल आए और अच्छे-अच्छे टैलेंट्स हमको दिखाकर जाए। तो अगर किरण मैं बात करूँ आपके एस्पिरेशंस या ड्रीम्स की, अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं या क्या एम कर रहे हैं फ्यूचर में, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उस बारे में? मेरा एक ही प्लान था जब मैं खेलती नहीं रही थी क्रिकेट, 2011 का वर्ल्ड कप देखा था, तो हमारे इंडिया ने जो वर्ल्ड कप उठाया था, तो वही फीलिंग मुझे भी लेने की, वर्ल्ड कप हाथ में लेके कैसे लगता है। तो वही एक सपना मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, कि वही कप मेरे हाथ में भी चाहिए और वो इंडिया में आए। उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। बस एक ही सपना मेरा, वर्ल्ड कप जीतो, और बस हो गया। बिल्कुल, आपका क्या, हम सारे हिंदुस्तानियों का जो भी क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि यही हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और जिस हिसाब से हमने क्रिकेट खेला है, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट पिछले कुछ सालों में, हम डेफिनेटली डिजर्व करते हैं वो। एंड जैसा आपने बोला कि आप उठाना चाहोगे, हम भी वेट नहीं कर सकते कब आप उठाएंगे वो, और कब हम भी उस मूवमेंट को जी पाएंगे। तो डेफिनेटली हम आपके साथ है उस बारे में, उस बात में कि जल्दी से ऐसा हो। आपने अकेडमी की भी बात करी, आप अकेडमी भी, आपकी अकेडमी शायद आप एसोसिएटेड है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर? मतलब ऐसा कुछ नहीं एकेडमी का नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो कॉलेज है, कॉलेज का ग्राउंड है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल खेल के आया है, तो मैं ऐसा प्लान करती हूँ कि वो एक्सपीरियंस में अपने जो जूनियर्स है उनके साथ शेयर करूँ, उनका क्रिकेट बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उनको साथ में लेके प्रैक्टिस करती हूँ, जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग थोड़ा टिप्स देती हूँ, बैटिंग का थोड़ा टिप्स देती हूँ, क्योंकि वो भी गर्ल्स से खेलने के लिए आती है। तो उनका क्रिकेट बढ़ाने के लिए, जैसे हमने बात की कि गर्ल्स क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, तो वही मेरा भी प्लान है कि उनको भी बढ़ावा दे और उनको भी आगे खेलने का चांस दे। तो बस वही एक है कि जो आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको साथ में लेके मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और उनको भी बैटिंग बॉलिंग में थोड़ा गाइडलाइन करती हूँ। बिल्कुल, ऑब्वियसली जो आपने फेस किया है, जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, आप उसको आगे पास ऑन करना चाहती, ताकि जब वो आए तो वो प्रिपेयर्ड रहे ऑलरेडी वो चैलेंजेस के लिए। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपकी थिंकिंग है, और हम भी चाहेंगे कि आप पहले तो आप बहुत आगे जाए, क्योंकि हमको पता है कितना कैपेबिलिटी रखती हैं आप। इजी नहीं होता आप इतने सिक्सेस ऐसे क्लियर कर दो ग्राउंड्स को, चाहे कोई भी ग्राउंड हो। तो पहले तो हम ये चाहेंगे, उसके लिए बेस्ट विशेस टू यू। मैं मूव करती हूँ रैपिड फायर। कुछ क्वेश्चंस कमेंट में भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी है, तो आप क्विकली अगर उनके बारे में बताना चाहें। तो पहले तो फेवरेट क्रिकेटर, हमें पता है एम एस धोनी, बट उसके अलावा हाँ जी। कोई फेवरेट? एम एस धोनी।
और वुमेन्स में अभी मैं बात करूँ, जी। वुमेन्स क्रिकेट क्रिकेटर में बात करूँ तो फेवरेट आपने मेंस में बता दिया एम एस धोनी, बट वुमेन्स में वुमेन्स में हरमनदीप, क्योंकि वो भी सिक्सेस मारती है तो बस। तो मतलब जो सिक्सेस मारेगा वो आपका फेवरेट तो होगा ही होगा। क्योंकि वो मेरा मेरा फेवरेट शॉट है सिक्स मारना, तो हरमनदीप भी मारती है और एम एस धोनी भी मारती है सर, तो बस। तो आप ऋचा घोष के कल के जो सिक्सेस है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द हाँ अगर हाँ आपको कहना हो? हाँ। एक बात थी, अब हम थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले हम ऐसे में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो मारने की प्रैक्टिस कर रही थी और मैं थोड़ा सा डिफेंसिव और थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट पे ध्यान दे रही थी। तो जब हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई तो उसने मुझे बोला था कि पागल है तू, जो तेरी स्ट्रेंथ है उस पे वर्क कर, उसको ज्यादा, मतलब उस पे ज्यादा वर्क कर, क्यों ये डिफेंस डिफेंस में क्या रखा है, तो तेरे गेम को ये कर, बैक कर। तो वो मुझे बता रही थी वो सब चीजें, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, तो वो मुझे काम आया और अभी मैं वही वर्क कर रही हूँ। ये एक मतलब अच्छी बात थी उसने ये जो उनका मुझे बताया। माइंडसेट बताता है कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, कि आपको भी जो जी आपकी जी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता रही है कि सक्सेस मान है। और डेफिनेटली जहाँ सक्सेस की बात होगी वो तो आपके फ्रेंड बन ही जाएंगे, जहां तक जी हमें जी जी। नहीं लगता नहीं, है इस बात। मतलब मैं शेफाली, रिचा, दीप्ति, हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे हम। मतलब मैं जब भी जाती हूँ, एनसीए में जाती हूँ या तो टीम को ज्वाइन करती हूँ, तो वो उनका एक्सपीरियंस बताते हैं, हम मस्ती करते हैं, थोड़े से क्रिकेट पे बातें करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है उस पे बातें करते हैं, थोड़ी सी मस्ती भी होती है हमारे में। तो अलग ही है हम चारों, मतलब हमारा चलता रहता है ये सब। तो आपके बीच में कभी ऐसे कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा सबसे लंबा सिक्स मारेगा? मैम वैसे अभी तक तो टाइम नहीं मिला है, क्योंकि जब भी हम मिले हैं तो कंपटीशन में ही मिले हैं, और फिटनेस या तो फील्डिंग क्या में मिले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे दोस्त तो बन रहे हैं, अभी बन गए हैं, तो जल्दी हो जाएगा वो भी कंपटीशन। बिल्कुल, तो हम भी एक्साइटेड रहेंगे उसको देखने के लिए कि किसके सिक्सेस सबसे ज्यादा दूरी पे जाते हैं जी और जी। सबसे ज्यादा कौन मारता है। डेफिनेटली एक आपने एक बहुत सिक्सर क्लब जो बताया है, डेफिनेटली हम इसको आगे थोड़ा एंजॉय करेंगे, देखेंगे इस कॉन्वर्सेशन को याद रखकर। आगे बढ़ते हैं। पक्का करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका फेवरेट नॉन स्ट्राइकर या फेवरेट पार्टनर जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो अभी तक कौन रहा? ऋचा घोष। फिर से आई होप ऋचा घोष ये लाइव देखे और जाने कि आप कितना उनको उनके साथ बैटिंग करना और उनसे बातें करना पता पसंद चल करते हैं। जाएगा उसको, पता चल जाएगा उसको। अच्छा, चले ठीक है। फिर अगर उनको पता चलेगा तो उनको हम ये भी बोलना चाहते हैं कि वी आर ऑल स्ट्रक बाय योर सक्सेस यस्टरडे, जिस हिसाब से आपने उन्होंने मारे। आगे बढ़ती हूँ, आपकी फेवरेट नॉक 162 मेरे को लगता है होगी, बट फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी फेवरेट नॉक जो आपने अभी तक खेली है। आईपीएल में जो मैंने जो खेली है 34 बॉल 69, वो वाली। ओके। फेवरेट बॉलर टू फेस, मतलब जिसकी बॉलिंग पे मजा आता है आपको खेलने में? अ, मुझे तो वो अ, वही सलमा खातून को, जिसने मैंने मारा था, तो थोड़ा सा अभी, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं खेली हूँ, तो अभी तक तो वही है जिसको मैंने ये किया था। ओके। टफेस्ट अपोनेंट या फिर टफेस्ट बॉलर जिसको आपने आज तक फेस किया हो? डेटेंडर रॉटन, वेस्ट इंडीज। लिएंडर डॉट यूनिवर्स बॉस जिनको वो हम उनके नाम से भी एक जानते हैं। बात मैंने फिक्स की है, उसी दिन मैंने फिक्स किया है, आगे से हाँ, कभी भी हाँ, वो मेरे सामने आए ना, तो मैं उसको मारने वाली ठीक है। हम भी देखेंगे फर्स्ट ईयर में गिरता है, सेकंड में गिरता है या स्टेडियम के बाहर जाता है वो सिक्स, बहुत एक्साइटेड होंगे ये देखने के लिए। हूँ। देखिएगा। बिल्कुल। फेवरेट सिक्स या फेवरेट सिक्स जो आपने अभी तक मारा है जो आपको बहुत पसंद जो अभी फर्स्ट बॉल पे मारा था स्लॉक से, वो वाला आईपीएल है? आपका फेवरेट शॉट में स्लॉक स्पीड, या फिर हर स्ट्रेट वो फॉर शॉट द जो पिन। सिक्स है? हाँ वो तो है, लेकिन वो एक अच्छा जाता है, क्योंकि बॉडी बैलेंस करके उसको बैट्समैन के साथ लेना पड़ता है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, रिस्की नहीं एक है उतना। फनीएस्ट एक फनीएस्ट इंसिडेंट या एक फनीएस्ट मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा मतलब नहीं है कुछ भी।
अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आपको याद आए तो बताइएगा। टीम का प्रैंक स्टार, क्योंकि आपने अभी तक काफी टाइम गुजारा है एशिया कप में भी, इंडियन सीरीज में, तो प्रैंक स्टार कौन है टीम में जो प्रैंक्स करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं अराउंड? स्नेहा भी है, पूजा वस्त्रकर है, राधा यादव है, बीच बीच में शेफाली भी आती है, तो सभी है। पर लेकिन अच्छा, ज्यादा कोई ये चारों पे ज्यादा फोकस होता है। कोई ऐसी मेमोरी इसके अराउंड जो उन्होंने कुछ किया हो जिससे आपको बहुत हंसी आई हो या फिर बहुत फन हुआ, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यदि हम, हाँ, कोलकाता में हम थे, एशिया कप के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे पूजा दी और पूजा वस्त्रकर और मैं थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी एक मस्ती हुई थी, तो अभी नहीं बता सकती, बाद में कभी मिलेंगे तो बताऊंगी। तो वो एक ज्यादा हम्म, मेमोरेबल है मेरे लिए। ठीक है, होपफुली चांस मिले आपसे मुझे जानने का उस बारे में। हो सकता है। ओके, आगे बढ़ती हूँ। फेवरेट स्टेडियम आपका? वानखेड़े स्टेडियम। आपकी हॉबी, आपको क्या करना पसंद है? अ, मुझे क्रिकेट के अलावा मतलब मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, और मुझे गाना सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं गाना बहुत ज्यादा सुनती हूँ। ओके, और एक ऐसा बॉलर जिनको आपने डिएंड्रे डॉर्टन की बात करी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बॉलर जिनको आप मानना चाहेंगे कि मेरा ड्रीम है कि इसको सिक्स मारूं या इनके खिलाफ अच्छी इनिंग खेलूं? अ, इंग्लैंड की जो है बॉलर जिसने मेरी विकेट विकेट ली थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरी, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, ठीक वाली। उनको खिलाफ आप हम्म, सिक्सेस मारना चाहेंगे? जी। आपका क्योंकि फेवरेट फूड? मेरा मेरा फोकस होता है कि जिसने मेरी विकेट खोली है, तो बाद में मेरे सामने ना खड़ा हो जाए। बिल्कुल। आप एक बार विकेट ले ली, एक बार दे दी, अब आप कोई मौका नहीं उनको आप देना चाहेंगे, अब आप स्टेडियम में दिखोगे, बॉल आई बॉल गई। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। फेवरेट फूड आपका? वड़ा पाव। बिल्कुल, महाराष्ट्र है तो डिजर्व करते हैं वो फूड तो। अगर जी हाँ, अभी किसी ने बताया सोफी एक्लिस्टन है वो जिनका जिनको आप मानना चाहेंगी। यस यस, कॉफी। थैंक यू फॉर दैट। अगर आगे मैं बढ़ूं, मैंने आपसे पूछा फेवरेट फूड, उसके अलावा अगर आपको जैसे मैं कहूँ कि एक इनिंग या फिर एक टीम या एक अपोनेंट जिसके खिलाफ आपको एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेलनी हो, या फिर आपका ड्रीम है कि उस टीम के खिलाफ तो मुझे रन बनाने, तो वो कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली, तो सोफी एक्लिस्टन को अलग मार पड़ने वाली है, ऑस्ट्रेलिया को अलग मार पड़ने वाली है वो जब भी हम वो अलग है, नेक्स्ट। हाँ, वो अलग है, क्योंकि जब भी हम फाइनल में पहुंचे, तो टफ अपोनेंट वही है, ऑस्ट्रेलिया। तो उनको मैं बताने वाली हूँ कि है हम में भी उतना दम कि हम वन साइडेड आपको मार सकते बिल्कुल, हम ऐसी आशा करते हैं। फेवरेट पोजीशन, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको कहाँ सबसे ज्यादा बैटिंग करना पसंद है, कौन सी पोजीशन पे, तो आप क्या हैं। टॉप ऑर्डर, बताएंगे? टॉप ऑर्डर, वन डाउन या टू डाउन। वन डाउन या टू डाउन? ओके, अभी हमने देखा रिसेंटली कंक्लूडेड जो चैलेंजर्स ट्रॉफी हुई, इंडिया सी की तरफ से आपको मौका मिला था ओपन करने का। अनफॉर्चुनेटली वो बिगिनिंग में कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन स्टिल आपको मौका मिला, तो आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना पसंद करती है। ओके, आगे बढ़ती हूँ। अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी फेवरेट बॉलर कौन है, जो आपको पसंद है, वो जिस हिसाब से बॉलिंग करती है, जिस हिसाब से उनका कंपोजर कैरी करती है? कल की हीरो रेणुका ठाकुर। बिल्कुल, जिस हिसाब से उन्होंने सुपर ओवर डाला और हमें जिताया, तो हाँ डेफिनेटली। और उसके पहले भी 20th ओवर में जो 3 बॉल डॉट थी, जहां से 187 195 भी हो सकता था, तो जी। डेफिनेटली बिल्कुल, वो तो एक अच्छी बात हुई। अगर इससे आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं आपकी कैमराइडरी, हरमन स्मृति, आपने पहले बात करी कि स्मृति मानधरा जब आपसे स्टार्टिंग इनिशियल डेज में मिली थी, महाराष्ट्र के खिलाफ आपको कुछ एडवाइस दी, जब आप उनसे वापसी मिले, जब आप इंग्लैंड सीरीज में गए, एशिया कप में मिले, तो कितना कुछ चेंज हुआ, और आपकी दोस्ती उनसे कैसी है? वो हमेशा मेरे लिए एक सीनियर है, और मैं हमेशा सीखना पसंद करती हूँ उनसे। तो जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था, जब भी मैच खत्म होता था, तो मैं उनके साथ जाती थी, बात करती थी कि अपने क्या करते हैं आप, इतना ये सब। तो वो भी शेयर करते थे कि अपने टीम मेंबर है, नई है, तो
ऐसा कुछ नहीं था कि बताया नहीं। जब जब मैंने पूछा तब तब उन्होंने बताया। जब जब ऐसा मुझे लगता था कि मैं नहीं खेल पाऊंगी आज, तो हरमन भी आते थे वहां पे, बात करते थे, उन्होंने बताया था केपी को अपना खेलना। तो वो एक अलग ही थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं वहां पे पहुंचूंगी तो ऐसा मुझे वहां पे माहौल मिलेगा टीम में। जो एक्सेप्ट किया था उससे कहीं गुना ज्यादा मिला। तो सभी आते थे, बात करते थे, मस्ती करते थे, जाते थे। मैच की मैचेस थे तब भी, मतलब बहुत सपोर्ट करते थे। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा होता है इंटरनेशनल पे, क्योंकि दो इतने सालों से डोमेस्टिक खेलते थे तो हम सोचते थे कि इंटरनेशनल प्लेयर कैसे थे, हमसे कैसे बात करेंगे, वो ये सब। लेकिन उनसे ज्यादा, मतलब ये कोई नहीं है, फ्रीली कोई नहीं रहता है। वो सभी से बातें करते हैं जाके, सभी को बताते हैं, सभी चीजें शेयर करते हैं। वो एक मेरा जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुझे जो लगता नहीं था वो वहां पे हो गया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अभी मैंने जो फील किया वहां पे, जो मुझे एक्सपीरियंस आया वो ही पता है। मैं वो बहुत सही प्लेयर्स है सभी इंटरनेशनल जो अगेंस्ट थे टीम के। इंग्लैंड के भी थे तो मैच होने के बाद एकदम साथ में आते थे और बैठते थे, बातें करते थे। तो वो एक अच्छा था माहौल। मतलब एक इंक्लूसिव बिहेवियर फील होता है, भले आप नए भी हो टीम में लेकिन फिर भी सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ टाइम स्पेंड करना, अपना एक्सपीरियंस अच्छा, शेयर। जब भी वो जब भी हमारे साथ बात करते तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा डेब्यू हुआ है या तो हम यहाँ पे नए हैं। इतना अच्छा माहौल बना के रखते हैं वो टीम में, तो अलग है। बिल्कुल। बेस्ट है सब। हमें वो कैमराइडरी ऑफ स्क्रीन मतलब ऑन स्क्रीन भी हमें दिखाई देती है फील्ड पर कि किस हिसाब से टीम का माहौल होगा, सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के अचीवमेंट में खुश होते हैं। तो डेफिनेटली हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और आपको तो जो फील होता होगा वो एक डिफरेंट लेवल पे होता होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी बोल सकते हैं फेवरेट बेट मतलब ऐसा बोलता हूँ कि बेस्ट फ्रेंड या अच्छी सबसे अच्छी आपकी किससे बनती है इंडियन टीम में अभी, तो वो कौन होगा? रिचा, आप तो मुझे पता है आप उनको सिक्सेस कैटेगरी में अलग रखेंगे बट वरना फिर भी। वैसे हम सॉरी। 4-5 जन है, 4-5 जन है। मैं, दीप्ति शर्मा, सिमरनजीत बहादुर, ऋचा घोष और शफाली वर्मा, हम पांचों की बहुत ज्यादा बनती है। आप दीप्ति शर्मा की आपने पहले भी जिक्र किया अभी भी किया, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हम तो उनको डॉन, दीप्ति डॉन बुलाते हैं। जिस हिसाब से इंग्लैंड सीरीज में जो फाइनली जिसे हमने जीता, जो नॉन स्ट्राइकर पे जो भी हुआ था, और जिस हिसाब से वो जब भी क्रूशियल मैचेस होते हैं हमेशा स्टेप अप करती है, तो उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मतलब वो जो, जब वो मैचेस नहीं खेलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं और क्रिकेट को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। वो अपना जो पर्सनल लाइफ है, जो लाइफ है, वो एंजॉय करते हैं वो जो। और जब भी ऑनफील्ड रहेंगे, मैच खेलते होंगे, तो पूरा फोकस वो उसी पे करते हैं और हमेशा उनके दिमाग में वही चलता है कि ये करना है, वो करना है। और कैप्टन से बात करते रहते हैं, कोचेस से बात करते रहते हैं। जब भी कोई प्लेयर्स मिला तो उनसे भी वो बात करते हैं वो मैच के बारे में। तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं वो टाइम पे जब भी वो मैच खेलते तब। तो वो सब उनसे सीखने को मिलता है कि एक टीम के लिए अगर कुछ अच्छा करना हो तो उनसे सीखो, क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं वो टाइम पे। बिल्कुल, बैट से, बॉल से, फील्डिंग से, थ्रो से हमेशा कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है दीप्ति शर्मा। तो ये था मेरा रैपिड फायर का सेगमेंट। किरण, एक फाइनल मैसेज व्यूअर्स को या आपके फैंस को आप देना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज। अम, अपना अपना ड्रीम बनाओ, उसको फॉलो करो और ड्रीम कंप्लीट करो। और एक अच्छी बात है जो गर्ल्स क्रिकेट को सपोर्ट करो ज्यादा, क्योंकि गर्ल्स क्रिकेट अभी पीछे नहीं है, बहुत आगे बढ़ गया है। तो सबको अच्छा सपोर्ट करो गर्ल्स क्रिकेट को। तो थैंक यू सो मच किरण, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करें। ये सेशन शायद 2 घंटे भी चल जाए, मैं इतना कुछ पूछ सकती हूँ, लेकिन आपको भी कल प्रैक्टिस पर वापस जाना है। बहुत आपके टाइम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, और बहुत मजा आया आपसे बात करने, ताकि आई थैंक होप यू मैम, आपने भी थैंक यू। इंजॉय किया। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण। थैंक यू, गुड नाइट।